सो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल है आप सभी के। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक और नई वीडियो। तो आज है हमारे साथ बोलेरो BS6 ऑप्शनल मॉडल। तो ये जस्सी चौधरी के नाम से है इनका चैनल। तो यही ड्राइव करते हैं और ओन भी करते हैं इस कार को। तो इनका जो चैनल है वो भी इनका ऑटोमोटिव का ही है। और ये जब बहुत ही मुश्किल से फ्री होते हैं और आज जो है फ्री हो गए, तो इनको जो है हम पकड़ लाए वीडियो के लिए। तो आज जो है इनका ओनरशिप लेने वाले हैं। तो वीडियो कर लेते हैं फिर स्टार्ट। तो भैया, ये जो कार थी ये आपने कब ली थी? ये सितंबर 2020 में लिया था मैंने मॉडल। लगभग 1.5 साल हो गया है। हाँ, लगभग 1.5 साल हो गया। तो 1.5 साल में आपने इसको कितना चला चुके हैं? ये अप्रॉक्स 41,000 मैंने इसको ड्राइव कर लिया है। 41 जब आपने ड्राइव कर लिया तो 3 से 4 सर्विस तो हो गई होंगी। हाँ, 4 सर्विस मेरी कंप्लीट हो चुकी है इससे। तो चारों जो कराई थी वो आपने कंपनी में कराई या एक दो बाहर कराई है? अभी मैंने 3 सर्विस तो कंपनी में कराई थी, एक चेकअप कराया था। उसके बाद जो 40,000 में मैंने सर्विस कराई है वही बस मैंने बाहर कराई है। तो कॉस्ट याद है आपको कि कितनी कॉस्ट थी और क्या है कॉस्ट सर्विस की? हाँ, एक कॉस्ट मुझे अच्छे से याद है। मेरी फर्स्ट सर्विस जब हुई थी तो चेकअप हुआ था वो 1000 किलोमीटर पे, तो जिसमें मेरी एक सर्विस जो फ्री वाली थी वो कट गई थी। उसके साथ में सेकंड सर्विस मैंने कराई थी 9,000 पे, जिसका बिल बैठा था मेरा लेबर से हटा के 10,000 रुपये। और उसके बाद में सेकंड सर्विस मतलब जो हुई थी वो 19,000 पे हुई थी। तो उसमें मेरी थर्ड फ्री वाली सर्विस जो थी, लेबर चार्ज जो था वो बिल्कुल घट गया था। और वो तब मेरी बैठी थी 12,000 रुपये की, जिसमें मैंने 2 जो है अपने व्हील कैप लिए थे। और एक व्हील की कैप की कीमत जो है महिंद्रा जो होता है 550 रुपये देता है, तो लगभग 1100 रुपये के मेरे ये पड़े थे। और उसके बाद में 1-2 वाइपर ब्लेड वगैरह हुए थे, तो ऑलमोस्ट 12,000 रुपये खर्चा तब आया था। और थर्ड सर्विस जो हुई थी मेरी, वो मैं थोड़ा सा लेट हो गया था कराने में, और वो हो गई थी मेरी 31,000 किलोमीटर पे, जिसमें उन्होंने मुझे एक बहुत ही अटपटा सवाल भी किया और मुझे लगा भी बहुत ज़्यादा अजीब था। उन्होंने मुझसे 40,000 वाला जो लेबर चार्ज था, मुझे पता नहीं क्या उनका रूल है कि भाई इसमें 31,000 किलोमीटर हो गई, 30,000 अगर आपने क्रॉस कर दिया तो वो आपसे 40,000 वाला लेबर चार्ज लेते हैं। भाई इसमें ऐसा कौन सा एक्स्ट्रा काम हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन तब मेरी सर्विस का जो बिल बैठा था वो 15,700 रुपये बैठा था, जो बहुत ज़्यादा था। और इसीलिए मैंने चौथी सर्विस बाहर कराई। और उसकी जो कॉस्ट है, बस आप यकीन करेंगे कि इससे ज़्यादा आधे में थी, यानी 7,500 7,000 के बीच में वो मेरी चौथी सर्विस पड़ी थी बाहर। तो कंपनी जो सर्विस देती है वो कितनी देती है आपको? वैसे जो जब आप कार लेते हो तो कंपनी कितनी बताती है? कंपनी से कितने करा सकते हो? कंपनी से 3 सर्विस फ्री होती है सबको, जिसमें वो 1000 किलोमीटर पे एक चेकअप के लिए बुला लेते हैं। वैसे मेरे हिसाब से आपको नहीं कराना चाहिए वो, क्योंकि उसमें आपका एक लेबर चार्ज जबरदस्ती काट लेते हैं वो। और चेकअप में कुछ नहीं होता, बस वो आपके नेटवर्क नीचे से देखते हैं, डाइट है, सब कुछ ठीक है, और एक बार पानी पूरा कर देते हैं। मोबिल तो नहीं खा रही गाड़ी, ये तो आप नॉर्मल जो गाड़ी चलाता है एक्सपीरियंस होल्डर आदमी खुद भी चेक कर सकता है। हाँ, ये चीज़ तो है। और जैसे आपका इसका एक्सपीरियंस है तो इसके साथ कैसा एक्सपीरियंस है आपका? मतलब एक्सपीरियंस किस बारे में, मतलब किस चीज़ का? ड्राइविंग एक्सपीरियंस और ये सब नाइट में कैसा एक्सपीरियंस है उसके साथ? अच्छा, सिटिंग ड्राइविंग पोस्चर। सीटिंग पोस्चर वगैरह बताओ। ड्राइविंग एक्सपीरियंस इसका एक एसयूवी के हिसाब से बहुत अच्छा है। कंफर्ट के मामले में लॉन्ग रूट पे ये गाड़ी नहीं है, वो सब लोग जानते हैं, जो बोलेरो चलाते भी होंगे और जो बोलेरो नहीं चलाते हैं वो जानते हैं रफ़ गाड़ी है। तो उस हिसाब से थोड़ा कंफर्ट में जो है इसमें आपको जितनी उम्मीद करेंगे वो मिलेगा नहीं। उसके अलावा ड्राइविंग एक्सपीरियंस ऐसा है, आपको सोचना नहीं पड़ता ऑफ रोडिंग करने के लिए, गाँव देहात में ले जाने से। हमारा काम जो है वो गाँव देहात जाने का ज़्यादा है, तो हमें किसी भी उबड़ खाड़े वाले रास्ते पे सोचना नहीं पड़ता। कोई और कार अगर हम चुनते हैं, छोटी या बड़ी कोई भी, तो हमें एक बार को सोचना पड़ता है थोड़ा। और जैसे कि इसका जो एक्सपीरियंस है आपका, मतलब कंपनी जो सर्विस करके देती है, तो उसके बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा कंपनी के साथ? कंपनी का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, महिंद्रा का, नो डाउट। अब मुझे पहले का तो पता नहीं, लेकिन अब का जो रूल चल रहा है वो ये है कि आपका जो जॉब कार्ड बनता है वो ऑनलाइन बनता है, ऑनलाइन रजिस्टर्ड होती है। उसके बाद में आपसे एक फीडबैक फॉर्म भरवाते हैं, वो हर कंपनी भरवाते हैं। लेकिन उसके बाद में इनके जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर होते हैं वो आपको 2 से 3 दिन बाद कॉल करते हैं और आपसे आपकी सर्विस का एक्सपीरियंस पूछते हैं। क्लीनिंग स्टाफ और ऑल ओवर जितने भी स्टाफ होते हैं वो आपसे मालूम करते हैं। एक आपको सर्विस एडवाइज़र भी मिलता है इनमें, जो आपकी गाड़ी के बारे में पूरा ऑल ओवर जॉब कार्ड बनाता है और आपको बताता है आपका ये काम होगा और ये एस्टीमेट होगा आपका। तो जैसे कभी आपने सर्विस कराई तो उसके बाद आप सर्विस से डिसअपॉइंट हुए कभी? हाँ, लास्ट सर्विस में मैं डिसपॉइंट हुआ था, जिसमें मेरे 15,000 रुपये का खर्चा भी आया था। उसमें मेरा एक एक्स्ट्रा वर्क हुआ था सर्विस से अलग। उसमें ये हुआ था कि मेरी गाड़ी में जो है एक आवाज़ आ रही थी वो जो बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने उनके चेकअप जब कराया, उनके एडवाइज़र मुझसे बोलते हैं कि भाई इसके जो है मेन एक्सल रॉड के बुश कट गए हैं कुछ। तो वो मैंने कहा ठीक है, आप चेंज कर दीजिए उसे, मेरी इस आवाज़ को दूर कर दीजिए। लेकिन उन्होंने वो कर दिया और मेरा बिल लगभग बैठ गया था 15,000 रुपये। और उसके बाद में वो जो है सर्विस के बाद भी आवाज़ गई नहीं, तो मुझे बड़ा दुख हुआ, डिसपॉइंट हुआ मैं। और फिर मैंने इसकी जो है कंप्लेंट कर दी थी सुबह ही। मैं सुबह 9 बजे उठ के जब वहाँ से आया, तो जैसे उठा, मैं गाड़ी को मैंने स्टार्ट किया और थोड़ा सा ड्राइव किया धोने के लिए। तो आवाज़ आ रही थी और मैंने सीधे कस्टमर केयर को कॉल करी और उसके बाद में जो है मैं कंप्लेंट करी। फिर इनके सर्विस मैनेजर का कॉल,
जोनल मैनेजर जो इनके होते हैं इस क्षेत्र के, उनका बरेली से वहाँ से कॉल आने लगे और सबके। फिर जो है मैंने कहा, मेरी गाड़ी को 2 दिन बाद ले जाया गया, फिर वो आवाज़ दूर हुई, लेकिन ये गलत चीज़ थी, उनके एडवाइज़र को अगर पता नहीं था, तो इसी वजह से मैंने जो है सर्विस बाहर करानी शुरू कर दिया। मतलब जो कॉस्ट और ये इस चीज़ से थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गए थे। हाँ कि देखिए, ढंग से थोड़ा सा ध्यान नहीं डिसअपॉइंटिंग इसलिए भी है कि आप अगर आगे जाके कोई भी खर्चा कराते हैं और आप एक विश्वास पे कराते हैं, भाई उसने बोला है तो यही होगा, हाँ। और वो प्रॉब्लम आपकी दूर ना हो, तो मेरा जो पैसा गया वो एक्स्ट्रा गया ना, मतलब जो एक्सल रॉड के बुश पड़े थे वो मेरे फ्री ऑफ कॉस्ट जबरदस्ती उन्होंने मुझसे ले लिए, जबकि कमी किसी और चीज़ की थी। हाँ। तो इसलिए आपको डिसअपॉइंटिंग होगा ना कि अगर आने वाले बिल्कुल सही टाइम बात में आप सर्विस पर डे बढ़ेगी और उससे जो है खर्चा भी आने वाले टाइम में बढ़ेगा, इसमें पार्ट्स भी आएंगे, तो वो तो फर्जी बना के आपसे लूटते रहेंगे। ये चीज़ तो आपकी ठीक है। और मतलब जब आपने दोबारा वो डिसअपॉइंट हुए थे, तो तब जब आपकी सर्विस के लिए गई थी, तो उस टाइम आपसे कोई चार्ज लिया था? नहीं, चार्ज नहीं दिया, बल्कि उन्होंने खुशी के लिए मेरे इसको ड्राई क्लीन करके दिया था मेरे को कॉम्प्लीमेंट्री में, और माफ़ी भी मांगी थी फ़ोन करके। उन्होंने कहा था कि हमसे गलती हुई है और हम जो है इस चीज़ के लिए आगे से पूरा ध्यान रखेंगे। अभी तक जो है इसकी लॉन्ग ड्राइव कितनी कवर करी आपने इससे? इससे मैंने लॉन्ग ड्राइव अभी तक 800 किलोमीटर वन डे ड्राइव किया है, जिसमें मैंने खाने के लिए एक स्टॉप लिया है यहाँ से बनारस। बीच में कितने टाइम के लिए रुके थे? बस ये वही आधा पौन घंटा जो भी खाने में लगा है, 20-25 मिनट 40 मिनट। तो उस टाइम आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा रहा था जब 800 किलोमीटर चलाइए? तो ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात करूँ तो 800 किलोमीटर चलने लायक ये गाड़ी नहीं है। वन डे में आपको जो है थकान बहुत ज़्यादा बुरी होने लगती है, और ये हाथ जो है आपके दुख जाएंगे, कॉलर बोन्स में बहुत ज़्यादा दर्द होगा। और मेरे साथ भी यही हुआ था। मुझे सुबह को जो है जब मैं बनारस पहुंच गया था और वहाँ सोने के बाद में उठा था, तो मेरे हाथ जो है उठ नहीं रहे थे, वो इसके पॉस्चर की वजह से। मतलब यही है कि ये लॉन्ग रूट के हिसाब से इतनी बढ़िया गाड़ी नहीं है। नहीं, लॉन्ग रूट में आपको इसका जो है कई सारे आपको जो है डिसपॉइंटिंग मिलेंगे, आप ज़्यादा डिसपॉइंट हो जाओगे, क्योंकि इसमें जो है कंफर्ट के लिए कोई चीज़ नहीं है। आपने कोई और कार भी ड्राइव की है इसके अलावा? और इसके अलावा मैंने लॉन्ग रूट पर ज़्यादातर, या फिर मतलब मोस्टली सबसे ज़्यादा यूज़ करी है, वो मैं चलाता हूँ एम्बेसडर। हाँ। और उसके कंफर्ट में और इसके कंफर्ट में तो ऐसा है कि धरती आसमान का अंतर है, तो मैं मैच नहीं कर सकता। वो तो हो ही जाएगा। तो वो तो फिर थोड़ी सी उसके अलावा भी VIP बहुत कार सारी भी आ गाड़ियां जाती हैं, क्योंकि गाड़ी चलाने का काम है अपना, क्योंकि ऑटोमोबाइल्स का खुद चैनल है, तो उस बारे में भी गाड़ी की टेस्ट ड्राइव और गाड़ी से रिलेटेड सामान चलता रहता है, तो कई बार बाहर आना जाना रहता है, तो इससे अलग भी गाड़ियाँ बहुत चलती हैं। तो जैसे आपने गाड़ियाँ चलाई हैं, तो इसमें ज़्यादा कंफर्ट लगा या उसमें कि लॉन्ग ड्राइव के हिसाब से और कोई गाड़ी सजेस्ट करोगे? हाँ, कौन सी बढ़िया है? और सबसे पहले तो मैं इनोवा का नाम ले सकता हूँ, तो इनोवा तो फिर सेडान ले सकते हैं आप, नो डाउट। होंडा की जितनी भी गाड़ियाँ हैं जो उनके इसके रेंज में, इसके रेंज में भी गाड़ियाँ बहुत से XUV 300 का आप ले लेंगे, तो उसका कोई भी लो वेरिएंट में की बात कर रहा हूँ, मतलब टॉप वेरिएंट में नहीं, इसके प्राइस रेंज में बता रहा हूँ, उसमें कंफर्ट है। नेक्सॉन में आपको कंफर्ट मिल जाएगा, सेडान कार्स में काफ़ी ज़्यादा आपको, डिज़ायर में मिल जाएगा कंफर्ट, अमेज मिल जाएगी आपको, मतलब इतना कंफर्ट। लेकिन वो इस सेगमेंट की बात करें तो सेगमेंट में इसके मुकाबले कोई गाड़ी और आती नहीं है इस टाइप की। और इसकी जो आपकी प्राइस रही थी वो लगभग 10 लाख रुपए रही होगी उस टाइम पे? नहीं, उस टाइम पे ये टॉप ऑफ द वेरिएंट था, V6 ऑप्शनल, तो इसकी प्राइस मुझे पड़ी थी 10,60,000 रुपये। और अब ये शायद 12 से 13 की लगभग आ रही है। हाँ, टाइप 2 मॉडल कह सकते हैं। VS6 सीरीज़ में भी जो इसका वो जो सेकंड जनरेशन आया है, जिसमें डुअल एयर बैग आया है, तो उसमें जो है बढ़ा दिया है। मुझे पूरा तो है कि हाँ, इसका 12 से लेकर 13,000, तो 12 से 13 लाख के बीच में जो है इसका टॉप वेरिएंट आ रहा है। तो उसको लेकर आपका क्या रिव्यू है? उसको लेकर भी क्या, मैं तो इसको लेकर भी ज़्यादा कुछ खास नहीं है, और डे बाय डे इनकी क्वालिटी घट रही है, और उसकी क्वालिटी में भी काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट कटिंग देखी गई है डुअल एयर बैग की वजह से। तो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। मतलब उस पर इतना भरोसा नहीं करोगे जितना इस पर करोगे? नहीं, ये ठीक है। इससे पहले वाले वेरिएंट्स जो हैं उनमें और भी ज़्यादा ट्रस्ट है, और बोलेरो का जो एक शुरुआत से लेकर प्रोटोटाइप रहा है कि यही डिज़ाइन आपको मिलता है, यही चीज़ आपको पहले से मिलती है, लेकिन क्वालिटी में जो है बहुत ज़्यादा कटिंग होने लगी है, और 2022 वेरिएंट में तो बहुत ज़्यादा हुई है। जैसे ये कुछ पता है आपको? हाँ, डुअल एयरबैग के चक्कर में उन्होंने जो है डैशबोर्ड का आप प्लास्टिक देखेंगे तो उसकी फिनिशिंग इतनी अच्छी नहीं है, बैक डोर की जो क्वालिटी है वो हल्की कर दी गई है, आपका बोनट हल्का हो गया है, और जो इसका ओवरऑल वेट है वो भी थोड़ा सा हल्का हो गया है। साथ ही तो अंदर जो है क्या कहते हैं, उसकी जो क्वालिटी सनवाइज़र वगैरह हैं उनमें जो है कॉस्ट कटिंग दिखती है, बहुत ज़्यादा हल्के हो गए हैं फ्लैप्स उसके। मतलब डुअल एयर बैग की वजह से उन्होंने बहुत चीज़ें कॉस्ट कटिंग करी हैं। हाँ, कॉस्ट कटिंग, क्योंकि देखिए धीरे डे बाई डे हर चीज़ महंगी होती चली जा रही है, और गाड़ियाँ हर 1 जनवरी या 2 जनवरी को अपने 2% प्राइस रेंज को बढ़ा देती हैं, तो उस हिसाब से लगता है हमें जितना पैसा आप हमसे वसूल रहे हैं उस क्वालिटी को तो मेंटेन रखिए कम से कम। ये बात तो आपकी ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और मतलब इससे जो नाइट में ड्राइव किया है आपने इससे? हाँ, नाइट ड्राइव तो ऑलमोस्ट डे नाइट हमारा तो चलता ही रहता है, जितना भी ज़्यादा होता है। तो नाइट में थ्रो कैसा है इसका लाइट का? वो सब चीज़ परफेक्ट, सिटिंग क्योंकि ऊंची है थोड़ी, तो उस हिसाब से नाइट में इसका थ्रो जो है आपको परफेक्ट लगता है। वो थोड़ी सी नीची गाड़ियाँ होती हैं जिसमें आपका बैठने के बाद डैशबोर्ड ज़्यादा नज़र आता है, उसमें आपको थोड़ी दिक्कत होती है थ्रो के साथ में, लेकिन इन ऊंची गाड़ियों में कोई दिक्कत नहीं आती। थ्रो बहुत अच्छा है इसका, नो डाउट। आपने टॉप स्पीड कितनी चलाई है इसकी? इसको मैंने 100+ तक चलाया,
और 100 प्लस के ऊपर जाने की कभी सोची थी, लेकिन इसका जो कंट्रोलिंग है, ब्रेक कंट्रोल्स वगैरह, स्टीयरिंग कंट्रोल, वो हल्का सा कांपने लगता है स्टीयरिंग। मतलब जब आप 100 से ऊपर लेके जाते जी, हैं 100 बिल्कुल तो 100 प्लस कर दिक्कत होती है। हाँ 100 तक बहुत अच्छी चलती है, 100 का कंट्रोल भी ठीक है, लेकिन हाँ इसकी ब्रेकिंग थोड़ी स्लो है। मतलब जैसे गाड़ी पास में रुक जाती है कि 180 तक चलती है तो उसका एक दायरा होता है कि भाई 30 मीटर 40 मीटर में कंट्रोल होगी, ये उससे थोड़ी ज़्यादा में कंट्रोल होती है। और इसका कुछ ठोस एडवांटेज है जो आपको इसमें पसंद आया और किसी कार में नहीं है? रफ एंड टफ इंडियन हमर, भाई सबसे बड़ा एडवांटेज यही, ये बात तो सही सबसे है। बड़ा एडवांटेज जो है वो यही है कि ये रफ एंड टफ है, देसी हमारा, लोग आपको इस देख के प्राइस साइड दे देते हैं। उसके प्राइस अलावा है। इस प्राइस रेंज में आपको 7 सीटर गाड़ी अगर मिल जाए और है नहीं आपके पास नहीं, ऑप्शन और कोई भी। दूसरी चीज़, इसका लुक जो है सामने से आती हुई गाड़ी कुछ ज़बरदस्त लगती है। और डिसएडवांटेज में क्या है आपको जो लगा हो? डिसएडवांटेज यही लगता है कि इसको थोड़ा कंफर्टेबल बनाना चाहिए था। सिटिंग पॉस्चर। हाँ देखिए, महिंद्रा की सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ियाँ यही हाँ, हैं, ये स्कॉर्पियो और और यही। आपका जो है महिंद्रा बोलेरो। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इस स्कॉर्पियो जो है उसका बॉडी रोल ज़्यादा है, उस पर काम करना चाहिए, बाकी तो ओवरऑल उसके लुक्स के लोग दीवाने हैं। लेकिन जो है इसके साथ में दिक्कत है कि आपका इसको कंफर्टेबल बनाना चाहिए थोड़ा। और मतलब जब आप 1.5 साल से चला रहे हैं इसे तो मतलब बिल्कुल संतुष्ट है और कोई कार के बारे में उसने सोचा ही नहीं कि कोई और कार होनी चाहिए थी? नहीं, कार के बारे में ऐसा तो सोचा है क्योंकि मैं खुद ऑटोमोबाइल्स नहीं मतलब इस कार से संतुष्ट हो ना पूरा, हाँ, मतलब मैं ये इस चीज़ चीज़ कहना चाह रहा हूँ। इस सेगमेंट में और गाड़ी है भी नहीं और इस सेगमेंट को मैच भी नहीं कर पाएगी इस प्राइस रेंज में। यही चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब आपने ये ली है तो इसके अलावा और कोई सोचे ही नहीं, मतलब 1.5 साल नहीं, से नहीं, कि इसके अलावा कोई और होनी चाहिए थी? नहीं, इसके अलावा मतलब फुल संतुष्ट हो। इससे तो फुल तरीके से। तो दोस्तों कुछ ये था हमारा बोलेरो BS6 ऑप्शनल का ओनरशिप रिव्यू, और वीडियो करते हैं यहीं एंड। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे किसी ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out.